नाउ सी, तो ये परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन बेटा, इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इम्पोर्टेंट वन इन एनी ऑफ द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद देखिए, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू डू is the variation in the acceleration due to gravity. And question number, page number 8.14. Page number 8.14. The question number that we are going to discuss is 15. आप याद करिए, इसमें सिर्फ दो ही फॉर्मूले हैं। एक जब अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो क्या हो जाता है, जी डैश इक्वल्स टू जी 1 + h/r e होल स्क्वायर, और डी डेप्थ नीचे जाते हैं तो जी डैश इक्वल्स टू जी 1 - g/r e। These were the two formulas that we are using here। ठीक है, ये दो फॉर्मूले यूज करना है। तो अब इस वाले क्वेश्चन में देखिए, एग्जांपल नंबर 15, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द सरफेस, कितना एच ऊपर जाएं। क्वेश्चन में यही कह रहे हैं कितना एच ऊपर जाएं। सो जो जी की वैल्यू है वो कितनी डिक्रीज हो रहा है, 36% फ्रॉम द वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मतलब जो नया जी डैश है वो जी में से कितना कम हो जाए, 36% कम हो जाए। मतलब 36% ऑफ जी, यही कह रहे हैं कि नहीं, 36% ऑफ जी हो जाए। मतलब जी में से 36% कम हो जाए। क्वेश्चन में यही कह रहे हैं कि 36% हो जाए। हाँ, 36 पर, तो इसको जब या तो सीधा कह दो 36% कम हो जाए, मतलब 64% बचे, या उससे भी वही आएगा ऑफ जी। जो अर्थ सरफेस पे जी है उसका 64% बचे, क्योंकि 36% कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 64। 100 - 36, मतलब जी डैश की वैल्यू है जी दी है, आपको एच निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो जी डैश पता है, रखिए कितना, 64/100 इंटू जी। जी की जगह जी रखिए, एच हमें निकालना है। इसमें बस एक दिक्कत आती है, वो बताता हूँ अभी कैसे सॉल्व करते हैं। तो जी से जी कट गया बेटा, आप चाहें तो ये बचा आपका 64/100, और यहाँ बचा 1 + h/r। बेटा अगर आप a + b होल स्क्वायर सॉल्व करेंगे, मतलब ओपन करके ब्रैकेट करेंगे, तो ये कभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। आपका सिर्फ एक ही काम है, स्क्वायर रूट ही करना पड़ेगा आपको, जब ही सॉल्व होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, चाहे वो रूट हो या ना हो, आपको स्क्वायर रूट लेके ही करना पड़ेगा, क्योंकि एच निकालना है तो एच को बाहर चाहिए, तो वो स्क्वायर हटाना है। तो यहाँ 8 का क्या हो जाएगा, 64 मतलब 8/10, 1/1 + h/r, ये हो गया। तो इसको हम 8/10 को 0.8 लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसको उल्टा करके लिख दीजिए, तो 1 + h/r e। इसको उल्टा किया, इसको उल्टा कर दीजिए, दैट इज 10/8। या इसी को आप 5/4 लिख सकते हैं। h/r e निकाल लीजिए, +1 उस तरफ ले जाइए, -1, तो 5/4 - 1 मीन्स 1/4। तो h विल बिकम्स re/4। कितनी हाइट ऊपर जाना है, re/4, रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर, अपॉन 4 करिए, 16,000 किलोमीटर। जब आप ऊपर जाएंगे तो आप उस हाइट पर आपकी जो जी डैश है वो 36% कम हो जाएगी, मतलब 64% बचेगी। ठीक है, दिस हैज बीन वन ऑफ द क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं द नेक्स्ट वेराइटी ऑफ क्वेश्चन। हाँ जी, इंटेंसिटी वाले क्वेश्चंस पे आते हैं। पेज नंबर 8.23। पेज नंबर 8.23। द क्वेश्चन इज एग्जाम्पल नंबर 20। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ये देखते हैं, ये हाइट और डेप्थ के तो आप कर सकते हो, और आप यू कैन डू फ्रॉम द शीट ऑल्सो विच आई गिवन यू, उसमें है ये, लेकिन थोड़ा अलग है। इस क्वेश्चन को देखिए,
इसमें कह रहे हैं दो बॉडीज हैं जिनके मासेस दिए हैं 10 kg और 1000 kg, आर एट अ डिस्टेंस 1 मीटर की दूरी पे रखे हुए। ठीक है। एट what at which point on the line joining them will the gravitational field intensity be zero? आपको पता है किसी एक पॉइंट मास के कारण, जैसे अगर एक पॉइंट मास रखा है, इससे आर दूरी पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है जी मास की वैल्यू अपॉन दूरी का स्क्वायर। एक चीज और याद रखना, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी होती है वो वेक्टर होती है, वो टुवर्ड्स द मास होती है। डायरेक्शन क्या होता है बेटा? टुवर्ड्स द मास। ठीक है, पॉइंट से मास की तरफ होती है। ये दो चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अब इसी बेस पर आपके पास दो मासेस हैं। देयर हैज बीन द टू मासेस। द फर्स्ट मास इज 10 kg, द सेकंड मास इज 1000 kg। क्वेश्चन में ये कह रहे हैं इस लाइन पर कहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी दोनों मासेस के कारण। तो अगर वैसे डायरेक्टली देखा जाए तो कहीं बीच में आएगी, आपको सोचना ही नहीं है। या वैसे करके देखो, तो जैसे मान लो अगर पॉइंट यहाँ होता, तो अब दोनों मासेस के कारण इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर जीरो आ रही है, मतलब दोनों के कारण जो डायरेक्शन आएगा वो अपोजिट होना चाहिए, जब ही जीरो हो सकती है। तो इस मास के कारण इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ही होगा टुवर्ड्स द मास। इस मास के कारण इस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड्स द मास। जब दोनों के कारण सेम डायरेक्शन में आ रही है तो कभी जीरो नहीं हो सकती। जब यहां नहीं हो सकती तो इस तरफ भी ऐसा ही हाल होगा। मतलब वो पॉइंट पी जो है वो आपको कहीं बीच में मिलेगा। बीच में मतलब एग्जैक्टली मिडवे में नहीं मिलेगा। तो हमने मान लिया, मान लीजिए इस वाले मास से एक पॉइंट पी है जहां पर दोनों मासेस के कारण जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो जीरो आ रही है, वो मान लीजिए एक्स दूरी पर है। अब इन दोनों मासेस के बीच की पूरी दूरी क्या दी थी? व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस? द टोटल डिस्टेंस बिटवीन द मासेस वाज 1 मीटर। ये पूरी दूरी 1 मीटर दी थी बेटा। जब ये 1 मीटर थी, ऐसा यूनिट में ही है, तो ये बची हुई दूरी 1 - एक्स हो गई। आप कुछ नहीं करिए, आप इस मास को ए मान लीजिए, इस मास को बी मान लीजिए। तो इस वाले मास के कारण यहाँ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी इस पॉइंट पर? इस वाले मास के कारण टुवर्ड्स द मास होता है डायरेक्शन, तो आई ए मान लीजिए। ए मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आई पॉइंट बी पर, इस वाले मास के कारण टुवर्ड्स द मास आएगी आई बी मान लीजिए। अब किसी पॉइंट पर किसी मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो आई ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? कैपिटल जी। मास की वैल्यू, व्हाट इज मास? 10 अपॉन दूरी का स्क्वायर, व्हाट इज डिस्टेंस? एक्स स्क्वायर। इस पॉइंट पर इस मास के कारण ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी क्या आएगी? जी मास की वैल्यू 1000, दूरी की वैल्यू 1 - एक्स। अब बेटा अगर आप चाहते हो कि इस पॉइंट पर दोनों इंटेंसिटी बराबर हो, जब तो नेट जीरो होगी। तो आप चाहते हो कि आई ए और आई बी का डायरेक्शन जब अपोजिट है तो बराबर होनी चाहिए, और डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो आई ए इक्वल टू आई बी कर दीजिए। जी 10 अपॉन एक्स स्क्वायर, जी 1000 अपॉन 1 - एक्स। जी से जी खत्म, ये कर दीजिए 100। अब बेटा फिर से वही दिक्कत आएगी, आपको एक्स को सॉल्व करना है। लेकिन अगर आपको एक्स को सॉल्व करना है तो आप ए माइनस बी होल स्क्वायर से करोगे तो कभी नहीं होगी। तो फिर से वही तरीका होगा, एक्स को पहले एक तरफ लाइए, तो 1 - एक्स स्क्वायर को यहाँ लाइए अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या बचा? 100, और यहाँ तो कुछ था ही नहीं तो 100। फिर से वही तरीका, क्या करना है? स्क्वायर रूट। ठीक है, क्या बचेगा? 1 - एक्स स्क्वायर हट गया, इसका भी हट गया, और ये 10 बचा। अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू 10। 1 अपॉन एक्स -1 इक्वल्स टू 10। 1 अपॉन एक्स कितना बचा? -1 उस तरफ गया, 11। तो एक्स कितना आ गया बेटा? 1/11 मीटर। ठीक है, तो दिस विल बी द वैल्यू। मतलब 10 kg मास से 1/11 मीटर दूरी पर हो जाएगी। तो इस वाले मास से कितनी दूरी होगी? 1 - 1/11 करके भी आप कर सकते हैं। ठीक है जी। तो दिस हैज बीन अगेन अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन which could ask been asked in the exams.
एक बार देख लीजिए, कुछ समझ में नहीं आया है, then we are going to proceed for the next question. If there is any doubt in any of these questions, beta, you are free to ask in your batches. क्या हो गया? Now see the next. अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे बेटा, क्लोज द माइक रिदम. Now see the next question. There has been a vast variety of questions, beta, but you have to differentiate that the important questions have to be done. अब देखिए, एक अगला क्वेश्चन है इसी के बाद वाला जो था, ठीक है, कि अगेन देयर हैज बीन द टू मासेस, द एग्जांपल नंबर 29. दो मासेस है बेटा, 800 केजी एंड 600 केजी, 0.25 मीटर की दूरी पे रखे हैं. तो ऐसे जैसे अगर हमने बना दिया कि भैया ठीक है, 800 केजी ये रखा है, 600 केजी ये रखा है, और ये दोनों 0.25 मीटर की दूरी पे रखे हैं. ठीक है, नाउ दे आर सेइंग कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंटेंसिटी. वो ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किस पॉइंट पर, जो इस वाले मास से 0.2 मीटर की दूरी पर है, 0.20 मीटर की दूरी पर है, और दूसरे वाले मास से 0.15 मीटर की दूरी पर है. तो इसको ज्यादा कर दीजिए दूरी को, इसको कम कर दीजिए. ये 0.15 है, तो पॉइंट वो कहाँ होगा, कहीं तीसरी जगह पर होगा. अब तो बहुत आसान क्वेश्चन है यार, दो मासेस के कारण किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है. लेकिन वेक्टर क्वांटिटी होती है तो डायरेक्शन देखना पड़ेगा. चलिए, इस पॉइंट को ए मान लीजिए, इस पॉइंट को बी मान लीजिए, पी पॉइंट पे निकालनी है. इस वाले मास के कारण इस पॉइंट पर मास की तरफ होती है, तो आई ए, डायरेक्शन ये होगा. इस वाले मास के कारण इस पॉइंट पर मास की तरफ होगा, डायरेक्शन आई बी. आई ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कैपिटल जी, मास की वैल्यू, दूरी का स्क्वायर. ठीक है, आई बी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल जी, मास की वैल्यू, दूरी का स्क्वायर. ठीक है, लेकिन अब जब दो वेक्टर हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर चाहिए जब ये आएगा, तो ये एंगल की वैल्यू चाहिए. तो इन 90% केसेस में ये एंगल 90 होगा, 90 डिग्री होगा, मतलब मैक्सिमम केसेस में 90 डिग्री होगा. ये भी देखो आप, 0.15, 0.20, 0.25 है क्या ट्राइंगल, इज इट अ राइट एंगल ट्राइंगल, होगा. पाइथागोरस लगा के देखना, हो जाएगा. ये 90 होगा. तो confirm. जब दो वेक्टर 90 पर है तो रिजल्टेंट आई क्या होगा, जो निकालना है, रूट ऑफ पहले का स्क्वायर. जब दो वेक्टर 90 पे होते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. आप इनकी वैल्यू रखेंगे, सॉल्व करेंगे, एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, तो कभी भी ऐसा दिया हो कि आपको एक से ज्यादा मासेस हो, किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशन फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, तो आप पहले डायरेक्शन देखेंगे, फिर वेक्टर सम करके यू विल गेट द आंसर. ठीक है, इसके बाद इसी कड़ी में एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट पेज का, एग्जाम्पल नंबर 33. ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का, इसलिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. Now we are going to solve next example number beta 33. What they are saying in this question? Find the potential energy of a system of four particles. ये तो मैंने कल ही आपको ट्रिक बताई थी कि जब क्वेश्चन में दिया है कि चार पार्टिकल्स है, इन चारों के कारण पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, दो मासेस के बीच पोटेंशियल एनर्जी क्या आती है. If there are two masses m1 and m2 kept at distance r, then the potential energy is capital G, पहला मास दूसरा मास अपॉन दूरी, लेकिन माइनस आता है, याद है ना, माइनस आता है. तो अब देखिए, यहाँ पर चार मासेस हैं, एक, दो, तीन, चार. साइड ऑफ स्क्वायर एल दी है, इन चारों के कारण पूरी पोटेंशियल, तो जितने कॉम्बो बन रहे हो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह होंगे. देयर विल बी द सिक्स. इन सभी छह के कारण निकाल देंगे एंड वी विल गेट द आंसर. इफ बेटा, माय वीडियो इज नॉट क्लियर,
means there has been an issue with your on your side, you will get a recording. Do not worry regarding that thing. तो अब देखिए, पहले इन दोनों के बीच का निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। माइनस जी पहला मास, दूसरा मास, दूरी का स्क्वायर, ये दूरी इन दोनों के बीच। माइनस जी पहला मास, दूसरा मास, इन दोनों के बीच। माइनस जी पहला मास, दूसरा मास, दूरी इन दोनों के बीच। चार कॉम्बो ही हो गए, सेम है ये चार। माइनस, अब इन दोनों के बीच कैसे, ये दूरी चाहिए, एक स्क्वायर है, ये चाहिए, ये एल है, ये एल है, तो ये रूट टू एल होगी कि नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर का रूट। चलो, माइनस जी पहला मास, दूसरा मास, दूरी क्या है, रूट टू एल, इन दोनों के बीच फिर से वही। माइनस जी पहला मास, दूसरा मास, रूट टू एल, ये चारों से है, जोड़ दीजिए। माइनस फोर जी एम 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 स्क्वायर अपॉन एल, इन दोनों में क्या होगा, माइनस टू जी एम स्क्वायर अपॉन रूट टू एल। बस, और कॉमन लेना हो लो, मत लेना हो तो यही आंसर ले, ठीक है, यू विल गेट आंसर। इज देयर एनीवन एल्स हु इज फेसिंग द इशू ऑफ दिस वीडियो क्लियरिटी? हो रहा है क्या? मेरे स्पीड तो प्रॉपर है। क्लियर है? नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत देखिए, एक चीज याद रखिएगा, बहुत टिपिकल क्वेश्चन नहीं करना, बहुत आसान क्वेश्चन नहीं करना। वैरायटी है टू बी द एवरेज, समझ गए ना, जिसमें कंसेप्चुअल भी थोड़ा है, बहुत टिपिकल भी बहुत कम पूछे जाते हैं, ऐसा आई टोल्ड यू बिफोर आल्सो। सो इन द रिवीजन पार्ट यू कैन नॉट डू द थिंग्स, ठीक है। चलिए श्वेता, you will get the recording, do not worry बेटा, you could see the same day. I am just going to upload this recording within half an hour, then you could see, ठीक है बेटा, आप कर सकते हैं, आपके पास पीडीएफ भी है, you could। अगला क्वेश्चन देखिए। नाउ आफ्टर डूइंग एनर्जी का कर लिया, इंटेंसिटी हो गया, अब आते हैं एसके वेलोसिटी के क्वेश्चंस पे। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक तो यही होता है एसके वेलोसिटी का, जहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है, थ्योरेटिकल और कंसेप्चुअल बोथ। नाउ ऑन दैट बेसिस वी आर गोइंग टू डू, पेज नंबर निकालिए 8.28, पेज नंबर 8 पॉइंट, is there has been an issue of ठीक है, those who are not able to see, you will get the recording, do not worry। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक है, फिर हम ऑन मंडे यू आर वी आर गोइंग टू हैव द नेक्स्ट क्लास, इसके कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द फ्लूइड्स एंड सॉलिड्स, एज वी हैव टोल्ड यू। वी विल बी डूइंग स्टार्टिंग फ्लूइड्स, शुरू करेंगे पहले रिवीजन में। तो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑन मंडे, इट कुड बी अ लार्जर क्लास, ठीक है। तो देखिए, एक क्वेश्चन करते हैं, 8.28 पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर इज, एसके वेलोसिटी का करना है 38, ऐसा आई टोल्ड यू। देखिए एक बार ध्यान से, इसमें कह रहे हैं, अ ब्लैक होल इज अ बॉडी फ्रॉम एयर सरफेस नथिंग, मतलब उससे कुछ बाहर नहीं निकल पाता है, दैट इज कॉल्ड ब्लैक होल, ठीक है। व्हाट इज द कंडीशन फॉर अ यूनिफॉर्म स्फेरिकल बॉडी ऑफ मास m2? वो कह रहे हैं बताओ कौन सी बॉडी कब ब्लैक होल बन जाएगी, जब आपको पता है उसकी जो एस, देखिए सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी किसके पास है, लाइट के पास है। अगर किसी प्लेनेट पर एस्केप वेलोसिटी जो उस प्लेनेट की है, वो लाइट की वेलोसिटी से भी ज्यादा है, मतलब लाइट भी उस प्लेनेट से कभी बाहर नहीं जा पाएगी, मतलब जो भी है वो अंदर ही है, बाहर कुछ नहीं निकल पाएगा, बिकॉज द एस्केप वेलोसिटी इज मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट। सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एस्केप वेलोसिटी?
हमने देखा था इसके वेलोसिटी के दो फॉर्मूले थे। एक था बेटा 2g मास अपॉन रेडियस, या इसी को हमने ऐसे देखा था, जीएम की जगह जी आर स्क्वायर रख दिया था, तो 2g r। अब कोई सा ही प्लेनेट हो सकता है। तो एक हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास m है, वी आर हैविंग अ बॉडी हैविंग मास m, ठीक है, और रेडियस r, ठीक है, अ बॉडी हैविंग, और इसकी एस्केप वेलोसिटी, अगर एस्केप वेलोसिटी इस बॉडी की क्या हो जाए, ग्रेटर देन और इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज c से ज्यादा हो जाए अगर ये वैल्यू, तो कभी भी इससे कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता। ठीक है, ठीक है। तो ब्लैक होल होने के लिए जो एस्केप वेलोसिटी है वो क्या होनी चाहिए, c से, तो चलिए सबसे पहले तो बराबर ही कर देते हैं, c के बराबर ही करके देखते हैं, मतलब एस्केप वेलोसिटी c के बराबर है, मतलब एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू क्या है, व्हाट दे आर आस्किंग, वो निकालना क्या है, मास निकालना है, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सी के बराबर करके करते हैं पहले, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं क्योंकि मास निकालना है। तो 2g m/r इक्वल टू सी, ये हो जाएगा। हाँ जी, और कुछ दिया है क्वेश्चन में? अच्छा, मास दिया है क्या? हाँ, मास तो उन्होंने दे दिया। वो कह रहे हैं मास कितना है, रेडियस निकालो जब मास कितना है, 9 टाइम्स द मास ऑफ अर्थ, और अर्थ का मास हम मानते हैं 6 × 10⁻24 की। अगर कुछ और वैल्यू भी देंगे तो भी हम यही मानते हैं, याद है। तो मास ऑफ अर्थ दिया है, जी पता है, आर निकालना है। तो आर का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, 2g m/c²। वी विल पुट द वैल्यू, जी की वैल्यू 6.6। कैलकुलेशन विल बी टफ एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो। 9 × 6 × 10⁻24, वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁻8 का होल स्क्वायर। आप ये सारी वैल्यूज रखेंगे, यू विल गेट द, एक ऐसा प्लेनेट आप बना देंगे जिससे कुछ भी चीज बाहर नहीं निकल पाएगी। क्लियर है? सो दिस विल बी अ वेरी गुड क्वेश्चन फॉर दैट। होप यू आर गेटिंग द थिंग्स। ठीक है, इफ देयर इज एनी डाउट यू कुड आस्क आफ्टरवर्ड्स। And on Monday class, now our next online class will be on Monday, and we are going to discuss the fluid part and some other questions also of this module. ठीक है, have a good night to all of you, beta. Bye.